क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को खुश करने के लिए हम कितनी बार अपने असली व्यक्तित्व को छिपा लेते हैं? क्या समाज की उम्मीदों के दबाव से बाहर निकलना संभव है? आज हम जानेंगे इसी के बारे में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे द करेज टू बी डिसलाइक्ड की, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुश रहने के लिए आपको दूसरों की मान्यताओं पर निर्भर रहने की बजाय अपनी सोच और विश्वासों को कैसे अपनाना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आत्मसंप्रेषण और आदर्श समाज। आत्मसंप्रेषण का अर्थ है स्वयं को समझना और अपने भीतर की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानना। यह व्यक्ति के आत्मबोध और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया को उजागर करता है। आत्मसंप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपने खुद के बारे में गहराई से समझ सकता है और यह जान सकता है कि उसकी भावनाएं और व्यवहार क्यों होते हैं। लेखक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। इस समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को महत्व दिया जाता है और हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका मिलता है। आदर्श समाज में संघर्ष और संघर्षों को सहन करने की क्षमता को महत्व दिया जाता है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित कर सकते हैं। आत्मसंप्रेषण आदर्श समाज की स्थापना के लिए एक आवश्यक तत्व है। यदि व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से समझे और आत्मसंप्रेषण के माध्यम से अपनी भावनाओं को पहचाने, तो वे अधिक सुसंगत और सहायक समाज का निर्माण कर सकते हैं। आदर्श समाज में सभी लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को समझने और साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो अंततः एक सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी समाज की दिशा में योगदान करता है। आत्मसंप्रेषण से व्यक्ति को अपनी असली पहचान का पता चलता है, जिससे आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति बढ़ती है। अपने भीतर की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक स्थिर और शांत बनाता है। आत्मसंप्रेषण से व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वे दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। चैप्टर 2, अनुशासन और आजादी। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर नियंत्रण और नियमितता बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह जीवन में स्थिरता और समर्पण को बढ़ावा देता है। अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह नियमितता और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर सकता है। आजादी का मतलब किसी भी प्रकार की बंदिशों या प्रतिबंधों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता की भावना और आत्मनिर्णय की शक्ति को संदर्भित करता है। सही मायनों में आजादी तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानता है और अनुशासन के माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अनुशासन की कमी से व्यक्ति को केवल भ्रमित करने वाली आजादी मिलती है, जो अंततः असंतोष और अव्यवस्था का कारण बनती है। अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति की वास्तविक आजादी सुनिश्चित होती है, क्योंकि यह उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है। अनुशासन का पालन करके व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अपने कार्यों को आत्मनिर्णय के आधार पर नियंत्रित करता है, जिससे वह अपने जीवन में सच्ची आजादी का अनुभव कर सकता है। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह नियमित प्रयास और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। अनुशासन जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और विकल्पों को समझकर खुद के लिए सही निर्णय ले सकता है। व्यक्ति को यह समझना होता है कि अनुशासन केवल व्यक्तिगत विकास का एक साधन है और इसका उद्देश्य केवल खुद को सीमित करना नहीं है। अनुशासन को अपनाने से व्यक्ति को आत्मसंयम और आत्म प्रबंधन में सहायता मिलती है,
जो अंतः जीवन में स्वतंत्रता और संतोष की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, शत्रुता और संघर्ष। शत्रुता का मतलब किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति नकारात्मक भावनाएं और नफरत है। यह सामान्यतः उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी को अपने प्रतिकूल मानता है या खुद को हानि पहुंचाने वाला मानता है। शत्रुता केवल बाहरी लोगों के प्रति नहीं होती, बल्कि यह खुद के प्रति भी हो सकती है, जब व्यक्ति अपने आप को असफल या अप्रत्याशित मानता है। संघर्ष का मतलब दो विरोधी तत्वों के बीच होने वाले टकराव से है। यह किसी भी तरह के असहमतियों, समस्याओं या समस्याओं का परिणाम हो सकता है। संघर्ष अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य, विश्वास या उद्देश्य किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति से टकराते हैं। शत्रुता और संघर्ष का सीधा संबंध मानसिकता और आत्मस्वीकृति से होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समझने और स्वीकार करने में असफल रहता है, तो शत्रुता और संघर्ष बढ़ जाते हैं। शत्रुता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी बाहरी शक्ति को अपनी समस्याओं का कारण मानता है। इससे संघर्ष का वातावरण पैदा होता है, जो अंततः व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। शत्रुता और संघर्ष को समझने और उनका सामना करने के लिए व्यक्ति को पहले खुद को स्वीकारना और अपनी समस्याओं को आत्मविश्लेषण के माध्यम से समझना होता है। शत्रुता और संघर्ष को कम करने के लिए व्यक्ति को दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। शत्रुता और संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने निर्णयों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि बाहरी शक्तियां हमेशा व्यक्ति की समस्याओं का कारण नहीं होती। ध्यान और आत्म प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करके व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और शत्रुता और संघर्ष को कम कर सकता है। शत्रुता और संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है और व्यक्तिगत विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। ये तत्व व्यक्ति को समस्याओं का समाधान ढूंढने और अपनी सोच में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 4, अपराध बोध और अपराध। अपराध बोध वह भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने किसी कार्य, विचार या व्यवहार के लिए खुद को दोषी मानता है। यह आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति अपने किए गए कार्यों को नैतिक या व्यक्तिगत मानदंडों के विपरीत मानता है। अपराध बोध व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आत्मालोचना की भावना को जन्म देता है। अपराध का मतलब किसी नियम, कानून या नैतिक मानदंड का उल्लंघन करना है। यह किसी सामाजिक या व्यक्तिगत मानदंड के खिलाफ किया गया कार्य हो सकता है, जिसे अपराध माना जाता है। अपराध व्यक्ति की सामाजिक या कानूनी स्थिति को प्रभावित कर सकता है और यह उसके रिश्तों और सामाजिक सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अपराध बोध और अपराध दो अलग अलग चीजें हैं। अपराध बोध एक आंतरिक भावना है, जबकि अपराध एक बाहरी घटना है। अपराध बोध व्यक्तिगत मानसिकता से संबंधित है, जबकि अपराध का मतलब बाहरी मानदंडों और नियमों का उल्लंघन है। अपराध बोध तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने किए गए कार्यों को गलत मानता है, जबकि अपराध तब होता है जब व्यक्ति वास्तव में किसी नियम या कानून का उल्लंघन करता है। अपराध बोध व्यक्ति को लगातार खुद की आलोचना करने और आत्मनिंदा करने पर मजबूर करता है। यह उसकी आत्मछवि और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। अपराध बोध मानसिक तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। अपराध का सामना करने के लिए समाज में सुधार और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को समाज में एक नई शुरुआत और सुधार का मौका मिले। अपराध को स्वीकार करने और खुद को सुधारने की प्रक्रिया में आत्मस्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति को अपनी गलती को समझने और सुधारने में मदद करती है। अपराध बोध को कम करने के लिए व्यक्ति को खुद की भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। यह समझने में मदद करता है कि अपराध बोध क्यों उत्पन्न हो रहा है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने अपराधों के लिए माफी मांगने और सुधारने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यह आत्मस्वीकृति और आत्म सुधार की दिशा में एक कदम होता है। अपराध बोध और अपराध के माध्यम से व्यक्ति को अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझने का मौका मिलता है।
यह उसे आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रेरित कर सकता है। चैप्टर 5 जीवन की दिशा और उद्देश्य। जीवन की दिशा से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार के लक्ष्यों और मानदंडों के आधार पर निर्धारित करता है। यह उस मार्ग को स्पष्ट करता है जिस पर व्यक्ति अपने जीवन को ले जाना चाहता है। जीवन की दिशा व्यक्ति के आत्मधारणाओं, प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होती है। जीवन का उद्देश्य वह कारण या लक्ष्य होता है जिसे व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त करना चाहता है। यह व्यक्ति के कार्यों, निर्णयों और प्राथमिकताओं को दिशा देने में मदद करता है। उद्देश्य व्यक्ति की गहरी भावनाओं और आकांक्षाओं का परिणाम होता है और यह उसके जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाता है। जीवन की दिशा और उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति एक स्पष्ट उद्देश्य को पहचानता है तो यह उसकी जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। उद्देश्य व्यक्ति को एक ठोस मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसे अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के लक्ष्यों, आकांक्षाओं और मूल्यों का विश्लेषण करना होता है। यह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अपने सपनों और इच्छाओं को पहचानना और उन्हें एक उद्देश्य के रूप में आकार देना व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में सहायक हो सकता है। जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने से व्यक्ति को संयम और फोकस प्राप्त होता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को पहचानता है तो यह उसे आत्मसंतोष और आत्मपूर्णता का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है तो वह जीवन में असंतोष और भ्रम का सामना कर सकता है। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। ये लक्ष्य उद्देश्य की दिशा में छोटे कदम उठाने में मदद करते हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठित योजना बनाना और उस योजना के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सहायता करता है। जीवन की दिशा और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे जीवन के अन्य पहलुओं को भी संतुलित रखना चाहिए। चैप्टर 6 संबंध और प्यार। संबंध का अर्थ होता है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच के जटिल भावनात्मक और सामाजिक इंटरैक्शन। यह रिश्ते दोस्ती, परिवार, कामकाजी संबंध या रोमांटिक संबंध हो सकते हैं। स्वस्थ संबंध व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये संबंध उसे समर्थन, समझ और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्यार वह गहरी भावना है जो व्यक्ति के दिल और दिमाग को छूती है। यह एक ऐसी भावना है जो संबंधों को मजबूत बनाती है और व्यक्तिगत संतोष को बढ़ाती है। प्यार केवल रोमांटिक प्यार तक सीमित नहीं होता, यह दोस्ती, परिवार और खुद के प्रति प्यार भी शामिल है। यह व्यक्ति की आत्मस्वीकृति और समझ को भी प्रभावित करता है। प्यार और संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक अच्छा और स्वस्थ संबंध प्यार की भावना को बढ़ावा देता है और प्यार संबंध को मजबूत करता है। जब व्यक्ति प्यार महसूस करता है तो वह अपने संबंधों में अधिक सहानुभूति, समझ और सहयोग दिखा सकता है। यह वह प्यार है जो व्यक्ति खुद के प्रति महसूस करता है। आत्म प्रेम का मतलब आत्मस्वीकृति और खुद को समझना है। यह प्यार व्यक्ति को आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करता है। यह प्यार किसी और के प्रति होता है, जैसे कि परिवार, दोस्तों या पार्टनर के प्रति। यह प्रेम संबंधों को मजबूत करता है और व्यक्ति को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। जब व्यक्ति के पास अवास्तविक अपेक्षाएं होती है तो यह उसके संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह अपेक्षाएं प्यार की सच्चाई और ईमानदारी को प्रभावित कर सकती है। सभी संबंधों में संघर्ष और विवाद हो सकते हैं, लेकिन इनका समाधान समझ और संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। स्वस्थ संबंध और प्यार व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिरता और खुशी का अनुभव कराता है।
प्यार और अच्छे संबंध व्यक्ति को समर्थन और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। यह व्यक्ति को कठिन समय में सहारा देने में मदद करता है। संबंधों को सुधारने के लिए व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता होती है। संबंधों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति को अपने भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। स्वस्थ संबंधों में स्वायत्तता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने खुद के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता है, जबकि दूसरों के साथ संबंधों को भी मान्यता देता है। चैप्टर 7 अवधारणा और सच्चाई। अवधारणा का अर्थ है किसी भी विषय या घटना के बारे में व्यक्ति की मानसिक छवि या धारणा। यह वह विचारधारा होती है जो व्यक्ति के अनुभव, सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर बनती है। अवधारणाएं अक्सर वस्तुनिष्ठ नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता और सोच पर निर्भर करती है। यह मानसिक छवि सच्चाई से मेल खा भी सकती है और नहीं भी। सच्चाई वह वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग होती है। यह एक तथ्य होता है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी अवधारणाओं और विश्वासों से प्रभावित किए बिना देख या समझ सकता है। सच्चाई में व्यक्तिगत दृष्टिकोण या अवधारणाओं की भूमिका नहीं होती। यह वह वास्तविकता है जो सभी के लिए समान होती है, उसके अनुभवों, भावनाओं और विश्वासों से प्रभावित होती है, जबकि सच्चाई स्थिर और स्पष्ट होती है। व्यक्ति की सोच और धारणाएं अक्सर सच्चाई से मेल नहीं खाती, क्योंकि वह अपने अनुभवों और समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपनी व्यक्तिगत अवधारणाएं बनाता है। व्यक्ति की अवधारणाएं उसके निर्णयों को प्रभावित करती है। वह अपनी धारणाओं के आधार पर यह तय करता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिकता भी उसकी अवधारणाओं के माध्यम से विकसित होते हैं। उसके विश्वास और दृष्टिकोण उसकी धारणाओं से निर्मित होते हैं, जो उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चाई को स्वीकारने के लिए व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसे अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से परे जाकर वास्तविकता को देखना चाहिए। सच्चाई को समझने के लिए व्यक्ति का मन खुला होना चाहिए, ताकि वह अपने पूर्वाग्रहों को त्याग सके और वास्तविकता को सही ढंग से समझ सके। जब व्यक्ति अपनी अवधारणाओं को वास्तविकता मानने लगता है, तो यह उसे गलतफहमी और पूर्वाग्रहों में डाल सकता है। वह वास्तविक सच्चाई से दूर हो जाता है और अपने विचारों और धारणाओं के अनुसार जीवन जीता है। अवधारणाओं के कारण व्यक्ति दूसरों के बारे में गलत धारणा बना सकता है। यह उसके सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकता है। जब व्यक्ति सच्चाई को अपनाता है, तो वह जीवन में अधिक स्पष्टता और ईमानदारी प्राप्त करता है। यह उसे मानसिक संतुलन और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। सच्चाई को स्वीकार करने से व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महसूस करता है। वह अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक साहसी और निडर हो जाता है। व्यक्ति को अपनी अवधारणाओं को पूरी तरह त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें सच्चाई के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी अवधारणाएं वास्तविकता से कितनी मेल खाती है और सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चाई को समझने के लिए व्यक्ति को अपनी सीमित सोच से बाहर निकलकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह उसे वास्तविक सच्चाई से जोड़ने में मदद करेगा और उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, यह थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड की एक झलक। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। यह किताब बताती है कि हमारे जीवन की खुशहाली इस पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे समझते हैं और अपनी परिस्थितियों को कैसे स्वीकार करते हैं। व्यक्ति को दूसरों के द्वारा पसंद किए जाने की चिंता किए बिना स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की जिम्मेदारी और साहस रखना आवश्यक है। अडलर का विचार है कि हम अपने जीवन के लेखक खुद हैं। हमें अपनी समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं और असहमति से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरों के विचार हमारे आत्मसम्मान और मूल्य को निर्धारित नहीं करते हैं।
अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों पर अडिग रहना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संबंधों का आधार सहानुभूति और समझ है, लेकिन दूसरों से अनुमोदन पाने की चाह रिश्तों को कमजोर कर देती है। हमें स्वायत्तता बनाए रखते हुए समानता और सहयोग का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य खुशहाली और संतोष प्राप्त करना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण से आती है। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।